क्विंटन टैरेंटिनो ने 1994 में एक ऐसी कहानी दिखाई जो सीधी लाइन फॉलो नहीं करती, बल्कि टाइम को मोड़ तोड़ कर हमारे सामने पीसेस रखती है। हर पीस में डार्क कॉमेडी, टेंशन और अजीब सी पोइट्री है। चलिए देखते हैं पल्प फिक्शन मूवी के टॉप 10 आइकॉनिक मोमेंट्स। नंबर 10, द अपार्टमेंट हिट। जूल्स विनफील्ड और विंसेंट वेगा एक जॉब के लिए जाते हैं। इन्हें एक ब्रीफकेस वापस लाना है जो मार्सलस वॉलेस के पास था। सीन से पहले हमने देखा होता है कि ये दोनों प्रोफेशनल हिटमैन हैं। काम सीरियस है, लेकिन उनको नॉर्मल लोगों की तरह बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। वो एक फ्लैट पे पहुंचते हैं। अंदाजा होता है ये कोई कैजुअल विजिट नहीं, यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है। एक छोटा सा, थोड़ा गंदा सा अपार्टमेंट है। यहाँ जूल्स की एंट्री काम और कंट्रोल्ड है। सैमुअल एल जैक्सन की बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट, एक ही नजर में अथॉरिटी और थ्रेट नजर आ जाती है। पहले डायलॉग पे फोकस होता है। कैमरा क्लोजअप्स, खामोशी और पॉजेस का इस्तेमाल बहुत पावरफुल है। जब जूल्स बोलना शुरू करता है, ये एक बाइबल के पैसेज जैसा लगता है, लेकिन टैरेंटिनो ने इसको अपना स्टाइल दिया। असली वर्स के एग्जैक्ट शब्द नहीं है। जूल्स की स्पीच एक रिचुअल है। वो इस लाइन से अपनी पावर एस्टैब्लिश करता है, डर बनाता है, जैसे जजमेंट दे रहा हो। विक्टिम्स को भी ऐसा लगता है जैसे उनके सामने कोई मॉरल अथॉरिटी है। मजेदार बात यह है कि वो खुद एक प्रोफेशनल किलर है। ये स्पीच एक परफॉर्मेंस है। जूल्स अपने रोल को परफॉर्म करता है जैसे वो जज हो, एग्जीक्यूशनर हो। और स्पीच के बाद अचानक वायलेंस, गोलियां चलना, चिल्लाना, ये कॉन्ट्रास्ट सीन को दमदार बनाता है। नंबर 9, रॉयल विद चीज। जूल्स और विंसेंट एक प्रोफेशनल जॉब, एक ब्रीफकेस को कवर करने के लिए जा रहे हैं। टैरेंटिनो इंटेंशनली रोजमर्रा की बातों को दिखाते हैं। किलर्स की कैजुअल टॉक ऑडियंस को उनके अंदर झांकने का मौका देती है। एक कार, हाईवे, दोनों साइड बाय साइड बैठे हुए हैं। ये कार राइड एक सेफ स्पेस जैसा है। विंसेंट यूरोप ट्रिप से वापस आया है और जूल्स उससे पूछता है कि यूरोप में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या देखी। विंसेंट एक कल्चरल ऑब्जर्वेशन शेयर करता है। अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स बर्गर का नाम क्वार्टर पाउंडर विद चीज होता है, लेकिन यूरोप, खास करके फ्रांस में, लोग मेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं, यानी पाउंड का कॉन्सेप्ट फेमिलियर नहीं है। इसीलिए वहाँ उसी बर्गर को रॉयल विद चीज कहा जाता है। ये सीन सिंपल लगता है, लेकिन टैरेंटिनो के स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक बड़ा वायलेंट गैंगस्टर सीन आने से पहले दो किलर्स एकदम छोटी, फनी और रिलेटेबल बात करते हैं। इससे उनका ह्यूमन साइड नजर आता है। ये सीन उनके अपार्टमेंट में शूट आउट होने से थोड़ा पहले होता है, यानी स्टोरी लाइन के हिसाब से ये जूल्स और विंसेंट का वार्म अप कॉन्वर्सेशन है। एक तरह से रॉयल विद चीज बन गया एक सिंबल कि टैरेंटिनो अपनी मूवीज में मामूली बातों को बड़ा सिनेमैटिक बना देते हैं। नंबर 8, विंसेंट और मिया का जैक रैबिट स्लिम्स डांस। विंसेंट वेगा को एक डेंजरस ड्यूटी मिली है। अपने बॉस मार्सलस वॉलेस की बीवी मिया वॉलेस को एक शाम के लिए कंपनी देना। विंसेंट क्लियरली जानता है कि अगर उसने कोई गलती की तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी। मार्सलस की रेपुटेशन वायलेंट आदमी की है। विंसेंट अपने आप को बार बार डिसिप्लिन करता है। ये सिर्फ एक डिनर डेट है, बस सेफ रहो। जब मिया उसे जैक रैबिट स्लिम्स लेकर जाती है, पता चलता है कि ये एक रेट्रो स्टाइल डाइनर है। ऑडियंस को फील होता है कि ये किसी डेट जैसा लग रहा है, पर अंदर ही अंदर एक रिस्की वाइब चल रही है। डाइनर का डेकोर एक लिविंग म्यूजियम जैसा है। प्योर रेट्रो 1950s की फील, नियॉन लाइट्स, एल्विस प्रेस्ली के डुप्लीकेट्स, मर्लिन मोनरो वेट्रेस और डिनर टेबल्स क्लासिक कार जैसे। विंसेंट कूल रहने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा नर्वस भी है। मिया अल्ट्रा कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लगती है। यहाँ दोनों ट्विस्ट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। मिया के केयर फ्री मूवमेंट्स, वहीं विंसेंट का थोड़ा रोबोटिक लेकिन करिस्मेटिक स्टाइल। ये माहौल इनोसेंट, प्लेफुल और ऑलमोस्ट रोमांटिक लगता है। टैरेंटिनो ने डायलॉग की जरूरत ही नहीं रखी। डांस खुद ही एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन बन जाता है। जॉन ट्रेवोल्टा यानी विंसेंट का ऑकवर्ड चार्म और उमा थॉर्मन यानी मिया का फ्री स्पिरिटेड डोमिनेंस बिना किसी बातचीत के भी उनकी केमिस्ट्री को मजेदार बनाता है। नंबर 7, मियाज ओवरडोज, द एड्रेनल शॉट। जैक रैबिट स्लिम्स के बाद विंसेंट और मिया एक मस्ती भरे मूड के साथ घर आते हैं। जब विंसेंट वॉशरूम में होता है, मिया कोकेन समझकर हेरोइन स्निफ कर लेती है। ये एक खतरनाक गलती बन जाता है। अगर मिया मर जाती तो मार्सलस विंसेंट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कैमरा मिया के बेजान शरीर और पीले पड़े चेहरे पर फोकस करता है। विंसेंट की कूल गैंगस्टर इमेज टूट जाती है। उसका हर कदम घबराहट भरा और डेस्परेट लगता है।
जब वो मिया को कार में डालकर एक ड्रग डीलर लैंस के पास लेकर जाता है, शेकी कैमरा और शाउटिंग डायलॉग्स प्योर केओस क्रिएट करते हैं। लैंस एक बड़ी सी सिरिंज निकालता है। विंसेंट को फोर्स किया जाता है कि वो इस सुई को मिया के चेस्ट में इंजेक्ट करे। सब लोग टेंस, क्या वो मर जाएगी? जब नीडल लगती है और मिया अचानक सांस लेकर जिंदा होती है, सब सुकून की सांस लेते हैं। जैक रैबिट स्लिम डांस एक फैंटेसी था, ओवरडोज एक हार्श रियलिटी। टैरेंटिनो जानबूझकर दिखाते हैं कि ड्रग्स और क्राइम की ग्लैमरस दुनिया के पीछे बर्बादी है। सिनेमा हिस्ट्री में ये एड्रेनल शॉट वाला सीन एक कल्ट क्लासिक है। एडिटिंग, कैमरा, एक्टिंग सब मिलाकर टैरेंटिनो ने टेंशन को डार्क कॉमेडी और थ्रिलर का कॉम्बो बना दिया। नंबर 6, द बॉनी सिचुएशन। अपार्टमेंट शूटआउट के बाद जूल्स विनफील्ड और विंसेंट वेगा अपना मिशन कंप्लीट करके निकलते हैं, लेकिन यहीं एक चमत्कार होता है। एक हिडन शूटर उन पर गोली चलाता है, एकदम सामने से। बुलेट्स वॉल पर लग जाती हैं, लेकिन दोनों को खरोंच भी नहीं आती। कैमरा क्लोजअप्स में बुलेट होल्स साफ साफ नजर आते हैं। लॉजिकली जूल्स को यहाँ पर मर जाना चाहिए था। कार के अंदर अभी वो जोश में होते हैं कि गलती से उनके साथी मार्विन के सर पर विंसेंट की गोली चल जाती है। हालात बिल्कुल घिनौने बन जाते हैं। अब दोनों एक ब्लडी मेस के साथ फंस गए हैं। वो एक पुराने दोस्त जिमी के घर जाते हैं। प्रॉब्लम और भी पर्सनल हो जाती है, क्योंकि अगर जिमी की वाइफ बॉनी घर आ गई और सब देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। शायद वो जिमी से अलग हो जाए। कहानी का ये पार्ट द बॉनी सिचुएशन के नाम से जाना जाता है। इस प्योर कॉमिक हॉरर क्लीन अप सीक्वेंस में विंस्टन वुल्फ की एंट्री होती है, एक फिक्सर जो सब कुछ हैंडल करता है। सीन फनी लगता है, लेकिन जूल्स के अंदर अब भी उस चमत्कार का असर है। उसके लिए सब कुछ एक साइन बन जाता है कि अब उसकी जिंदगी बदलनी चाहिए। विंसेंट इसे बस इत्तेफाक बोलता है, लेकिन जूल्स के लिए ये लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सीरियस टोन सब दिखाता है कि वो अपने वायलेंट लाइफस्टाइल को पहली बार जेन्युइनली क्वेश्चन कर रहा है। जूल्स के अंदर एक शिफ्ट आता है। वो कहता है कि ये एक डिवाइन साइन है। उसने मिरेकल को अपने लिए एक वार्निंग माना कि अब तक जो जिंदगी जी रहा था वो खत्म करनी चाहिए। यहीं से जूल्स अपना बाइबल वर्स दोबारा इंटरप्रेट करना शुरू करता है। वो इस हादसे को एक पर्सनल कॉलिंग समझता है और सैमुअल एल जैक्सन की डिलीवरी इस मोमेंट को यादगार बनाती है। नंबर 5, बुच्स चाइल्डहुड वॉच स्टोरी। बुच यानी ब्रूस विल्स का कैरेक्टर एक बॉक्सर है। उसका करियर नीचे की तरफ जा रहा है। उसके अंदर मोरालिटी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बुच की कहानी के बीच में टैरेंटिनो एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। ये बुच को करीब से समझने में मदद करता है। एक छोटा लड़का, यंग बुच, कैंडल लिट रूम, उसके सामने खड़ा है एक ओल्ड आर्मी वेटरन, कैप्टन कून्स। वो एक फैमिली एयरलूम की कहानी सुनाता है, एक गोल्ड वॉच जो जेनरेशन से पास की जा रही है। क्रिस्टोफर वॉल्कन की डिलीवरी स्लो और हेवी पॉजेस के साथ है। ऐसा लगता है कि वो एक प्राउड और नोबल वॉर स्टोरी सुनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। कहानी डार्क ह्यूमर और ट्रेजेडी का मिक्स बन जाती है। कैप्टन कून्स बताता है कि कैसे बुच के फादर ने वियतनाम के दिनों में बुरे हालात में उस वॉच को संभाला, छुपाया और बचाया। डिटेल भद्दी है, अनकंफर्टेबल करने वाली कॉमेडी है, लेकिन इसी वजह से स्टोरी यादगार बन जाती है। और जब वो कहता है माई फादर गेव मी दैट वॉच, लाइन एकदम हैवी लगने लगती है। अचानक एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हीरोइक और कीमती बन जाता है। वॉच एक तरफ फैमिली ऑनर और सैक्रिफाइस का सिंबल है, दूसरी तरफ टैरेंटिनो इसमें डार्क ह्यूमर डालकर इसकी पवित्रता को आयरॉनिक बना देते हैं। ये कहानी ऑनर, सर्वाइवल और शेमफुल ह्यूमन डिटेल्स सबको एक साथ जोड़ती है। बुच के लिए ये वॉच एक सेक्रेड मेमोरी है, डेड फादर और फैमिली ऑनर का रिश्ता। आगे चलकर ये वॉच एक बड़ा रोल प्ले करती है। नंबर 4, बुच किल्स विंसेंट। मार्सेलस वॉलिस एक बिग गैंगस्टर बॉस है। उसने बुच को एक लास्ट फाइट के लिए हायर किया था। डील सिंपल है, बुच जानबूझकर फाइट हारेगा, ओपोनेंट को जीतने देगा और बदले में पैसा मिलेगा। बेसिकली एक फिक्स्ड मैच। रिंग में पहले लगता है कि बुच हार रहा है, लेकिन एकदम से पेस चेंज करता है और अपने ओपोनेंट को मार डालता है। बुच जो पहले एक फिक्सर था अब किलर बन गया है। गैंगस्टर बॉस गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने पैसा ओपोनेंट पर लगाया था और बुच ने उसे चीट किया। वहीं अपने बेट के पैसे लेकर भाग गया, लेकिन एक चीज उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है, फैमिली की गोल्ड वॉच। रिस्की है, पर बुच सोचता है घर जाकर अपनी वॉच ले ले और फिर बचकर निकल जाए। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही है। अपार्टमेंट शांत लग रहा है। पेस
जानबूझकर स्लो रखा गया है। माहौल में टेंशन है, लेकिन ऊपरी तौर पर सब कुछ थोड़ा रिलैक्स्ड। और फिर एंट्री होती है विंसेंट वेगा की। वो बाथरूम से निकलता है, एकदम कूल और बेपरवाह। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं है कि सामने मौत खड़ी है। अचानक गन शॉट। बुच का अटैक इतना तेज है कि विंसेंट को संभलने का मौका नहीं मिलता। एक स्टाइलिश और फैन फेवरेट कैरेक्टर एकदम कैजुअल तरीके से मर जाता है। ये मोमेंट टैरेंटिनो का रिमाइंडर है, नो वन इज सेफ। ऑडियंस सोचती है कि विंसेंट जैसा चार्मिंग हिटमैन आखिर तक सरवाइव करेगा। हमें याद आती है विंसेंट की जूल्स के साथ बातचीत, जब वो जूल्स के साथ मरते मरते बचा था। जूल्स उसे ईश्वर का पैगाम मानता है और अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। तब विंसेंट उसे इग्नोर करता है और उनके बचने को बस इत्तेफाक कहता है। नंबर 3, बुच और मार्सेलस। पॉन शॉप। विंसेंट को मारने के बाद बुच भागकर बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस्मत उसे एकदम अनएक्सपेक्टेड रास्ते पर ले जाती है। सड़क पर वो गलती से मार्सेलस से टकराता है। दोनों के बीच चेज होती है और दोनों सीधा आ जाते हैं एक पॉन शॉप के अंदर। यहाँ एंट्री होती है 2 सैडिस्टिक मॉन्स्टर्स की, मेनार्ड और जेड। दोनों इनकी पकड़ में आ जाते हैं। पॉन शॉप के नीचे का बेसमेंट एक बुरे सपने जैसा है। हल्की रोशनी, जंजीरें और एक एक्सप्लॉयटेशन हॉरर वाइब। जॉनर शिफ्ट हो चुका है। पल्प फिक्शन गैंगस्टर फिल्म से एक डिस्टर्बिंग हॉरर जोन में आ गई है। यहाँ द गिम्प नाम का लेदर सूट पहने एक कैदी मौजूद है। माहौल काफी डिस्टर्बिंग है। बुच किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। उसके सामने मॉरल चॉइस है, सीधा भागकर अपनी जान बचाए या मार्सेलस को बचाने वापस जाए, और वो वापस जाना चुनता है। फिर एक सैमुराई स्टाइल शोडाउन होता है जब वो जेड और मेनार्ड पर भारी पड़ता है। मार्सेलस अपना बदला लेता है और फाइनली ये दोनों पॉन शॉप से निकल जाते हैं। बुच अब सिर्फ एक फरार बॉक्सर नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया है जो मौका मिलने पर सेल्फिश नहीं होता। वो रिस्क लेता है और अपना बड़प्पन दिखाता है। पॉन शॉप वाला सीक्वेंस काफी शॉकिंग है और बुच का आराम से कहना जेड्स डेड बेबी इस हॉरर एक्सपीरियंस को कॉमेडी बनाता है। नंबर 2, द डाइनर्स रॉबरी एंड जूल्स चॉइस। फिल्म की शुरुआत में हम पंपकिन और हनी बनी को देखते हैं, एक यंग कपल जो डिसाइड करता है कि एक डाइनर को रॉब करेंगे। यही सीक्वेंस फिल्म के बुक एंड के तौर पर दोबारा आता है, लेकिन इस बार टेबल के एक कोने पर बैठे हैं जूल्स और विंसेंट। जैसे ही रॉबरी शुरू होती है, डाइनर का कैजुअल माहौल एकदम टेंशन में आ जाता है। पंपकिन गन निकालकर कैश मांगता है और जूल्स कामली उसे ऑब्जर्व करता है। लेकिन ये वो जूल्स नहीं जो अपार्टमेंट सीन में बढ़ चढ़कर बाइबल का वर्स पढ़ रहा था। यहाँ वो कंपोज्ड है, रिफ्लेक्टिव है, जैसे ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि अपनी जिंदगी का रास्ता बदलना है। पंपकिन कहता है, आई एम गेटिंग द मनी। विंसेंट रेडी है वायलेंस करने के लिए, पर जूल्स उसे रोकता है। वो चुपचाप रॉबर्स को कैश दे देता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस है, वो उन्हें मारने की बजाय मर्सी चूज करता है। अपना फेमस वर्स दोबारा कोट करता है। यही जूल्स का मॉरल क्लाइमैक्स है। पहले वो अपने आप को राइचियस मैन और एग्जीक्यूशनर बोलता था, अब फाइनली कह रहा है, आई एम ट्राइंग रियल हार्ड टू बी शेपर्ड। मतलब मैं ईश्वर के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फैसले में जूल्स अपना वायलेंट करियर छोड़ने का सिग्नल देता है। डाइनर का स्टैंड ऑफ एक रॉबरी सीन लगता है, लेकिन असली में ये पल्प फिक्शन का स्पिरिचुअल फिनाले है। ये दिखाता है कि वायलेंट दुनिया में भी चेंज पॉसिबल है। जूल्स मर्सी चूज करता है और उसकी डिलीवरी सैमुअल एल जैक्सन के करियर के बेहतरीन मूवमेंट्स में से एक बन जाती है। नंबर 1, द एपिलॉग या प्रोलॉग। डाइनर रॉबरी के क्लाइमैक्स में जूल्स मर्सी चूज करता है, रॉबर्ट्स को जिंदा छोड़ता है। यहीं से फिल्म का अंत शुरू होता है। विंसेंट और जूल्स अपनी गन्स वापस रखते हैं और डाइनर से निकल जाते हैं। पल्प फिक्शन का नैरेटिव सर्कल क्लोज होता है। शुरुआत भी डाइनर से हुई थी, एंडिंग भी वहीं पर। डाइनर के बाहर सूरज की रोशनी है, एक आम सी दिखने वाली सड़क, नॉर्मल जिंदगी। ये कॉन्ट्रास्ट पावरफुल था। इतना वायलेंस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाने के बाद टैरेंटिनो हमें एक पीसफुल एग्जिट देते हैं। जूल्स और विंसेंट कैजुअल तरीके से वॉक करते हैं, जैसे दुनिया चलती रहेगी। जूल्स कहता है, वी हैप्पी। इस छोटी सी लाइन में काफी वजन है। वो अपनी चॉइस से खुश है। उसने एक नया रास्ता चुना है। टैरेंटिनो किसी बड़ी गन फाइट या एक्सप्लोजन के साथ फिल्म खत्म नहीं करते, सिर्फ एक ह्यूमन चॉइस। जूल्स का डे लाइट में वॉक करना एक सिंबॉलिक रीबर्थ है। पल्प फिक्शन के आइकॉनिक मूवमेंट्स हमें एक चीज समझाते हैं, स्टाइल और सब्सटेंस कभी अलग नहीं होते।
टैरेंटिनो ने अपने डायलॉग्स को म्यूजिकल बनाया, वायलेंस को एक आईना और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर को एक इमोशनल पजल। इस फिल्म का हर छोटा सा टुकड़ा, चाहे बर्गर टॉक हो, जैक रैबिट स्लिम का डांस हो या जूल्स की कही एक छोटी सी लाइन, सब में वजन है। इस वजह से ये सीन्स अब भी बार बार जिए जाते हैं, मीम्स में, पॉप कल्चर रेफरेंसेस में और फिल्म स्कूल के एसेज में। नॉन लीनियर नैरेटिव ने ऑडियंस को पैसिव व्यूअर से एक्टिव पार्टिसिपेंट बना दिया। हम खुद पजल जोड़ते हैं और हर सीन एक डिस्कवरी लगता है। टैरेंटिनो का जीनियस ये था कि उन्होंने डायलॉग को कैरेक्टर बनाया। रोजमर्रा की बातों से वो सच्चाई निकालते हैं। पल्प फिक्शन के ये मोमेंट्स टाइमलेस हैं क्योंकि इन्होंने हमें एक ही वक्त में हंसाया, चौंकाया और सोचने पर मजबूर किया। यही सिनेमा का जादू है। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। वैसे अब वॉच रोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।